Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा किसी भी डिवाइस को इस तरह से डिजाइन नहीं किया जा सकता जिस पर वो सारा का सारा हीट का जो प्रोसीजर है वो वर्क में कन्वर्ट कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम, जिसमें हम लोग एडियाबैटिकली और आइसोथर्मली जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन सबको एक ही आर्टिकल में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे, आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो आज का आप लोगों का टॉपिक क्या है वो है आप लोगों का कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम। कार्नेट इंजन और कार्नेट थ्योरम, सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि इसको किस बंदे ने जो है ना परफॉर्म करवाया था। हमारे पास एक सादी कार्नेट साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसने 1840 और कुछ बुक्स में ये 1824 की निस्बत भी जाना जाता है कि इसमें इस सदी में रहकर इसने एक आइडियली वर्क परफॉर्म करवाया था। इसने एक ऐसा इंजन परफॉर्म करवा दिया था कि जिस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सारे इंजन की एफिशिएंसी को पीछे छोड़ देगी। लाइक आप लोगों ने हीट इंजन को पढ़ा था, उससे पहले जितने भी आप लोगों के पास इंजन थे, मोटर इंजन है, कार इंजन है, ये जितने भी इंजन हैं, इनकी स्टडी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन सबसे जो आला पायदार और सबसे ग्रेटर एफिशिएंसी वाला इंजन था वो था कार्नेट इंजन। और इसने इस बात को सबूत के तौर पर प्रूफ भी कर दिया था। यहाँ तक कि आइडियली तौर पर हम लोग देखें तो कोई भी इंजन सादी कार्नेट इंजन से ज्यादा मुफीद और एफिशिएंट नहीं हो सकता अगर आप लोग इसको थर्मोडायनामिक्स के लॉज के ऊपर ऑपरेट करवाएं। हम लोग देखें किस तरह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, ज्यादा होती है। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। कार्नेट इंजन, अभी अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है इस बंदे के बारे में कि जिसने इस इंजन की परफॉर्मेंस रखी थी, सादी कार्नेट इन 1840। सादी कार्नेट जिसने 1840 ईस्वी में परफॉर्म engine which has maximum efficiency सादी कार्नेट ने 1840 ईस्वी में एक ऐसे इंजन की बुनियाद रखी जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट था, उसकी वर्किंग भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट थी। He also described that no one engine can more reliable or efficient than सादी कार्नेट। इसने बच्चों इस चीज का दावा किया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है कि जो कि सादी कार्नेट के इंजन से ज्यादा एफिशिएंट हो या इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी हासिल कर सके। इसलिए अगर हम लोग इस तरह का प्रोसीजर चाहते हैं तो हम लोगों ने जितने भी इंजन यहाँ पर ऑपरेट करवाने हैं वो साइक्लिक वे में करवाने, और साइक्लिक वे में क्यों करवाने हैं वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। बाय ऑपरेटिंग engine in cyclic manner, it can operate between
टू हीट reservoir of different temperatures। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को जांचने के लिए उसको दो डिफरेंट टेम्परेचर रेजर्वायर पर हम लोग ऑपरेट करवाएंगे, जो कि हमें इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताएगा और उसकी वर्किंग के बारे में बताएगा। वर्किंग के लिहाज से हमने सादी कारनेट ने ये चीज बताई थी कि यहाँ पर 4 प्रोसीजर होते हैं। कितने? 4 प्रोसीजर। और इन 4 प्रोसीजर्स को हम लोग जब परफॉर्म करवाएंगे तो हमारे पास एक इंजन एफिशिएंट इंजन के तौर पर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि वो क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने जस्ट इसके पॉइंट्स ड्रा आउट करने हैं। इन पॉइंट्स में हमारे पास इसका टेम्परेचर आ जाएगा। हम लोग जहां पर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां से इसकी वर्किंग कर रहे हैं, बाय कंसीडर दैट, सपोज कर लें, कंसीडर an engine is operating between two temperature T1 and T2 respectively। फर्ज करें आप लोगों के पास दो तरह के रेजरवायर हो और उनका जो टेम्परेचर है वो बिल तरतीब T1 और T2 है। T1 और T2 है। अब इस चीज को आप लोग अंदाजे के तौर पर याद रखिएगा। द हीट इंजन obtained heat Q1 फ्रॉम HTR, यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर से वो एनर्जी या हीट की वैल्यू जो Q1 है वो गेट करेगा एट टेम्परेचर T1 एंड डूइंग द वर्क while remaining heat rejected into LTR, यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर में बाकी हीट रिजेक्ट कर देगा इन अ साइक्लिक मैनर, इन अ साइकिल मैनर और cyclic manner which is called Carnot theorem or Carnot engine, Carnot's theorem और कार्नेट इंजन। और ये बच्चे आपके पास कार्नेट थ्योरम कहलाएगा या कार्नेट इंजन के तौर पर यहाँ पर ऑपरेट करेगा। कार्नेट थ्योरम यहाँ पर कार्नेट इंजन के तौर पर ऑपरेट करेगा। अब कार्नेट थ्योरम और कार्नेट इंजन में कितने प्रोसेस हो सकते हैं बच्चे? बेसिकली 4 प्रोसीजर होंगे। कितने प्रोसीजर होंगे? बेसिकली आपके पास 4 प्रोसीजर होंगे। लेट्स सपोज दैट हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। इस ग्राफ की मदद से कार्नेट इंजन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा आपके पास वही चीज है। सबसे पहले वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ है। यहां पर हमारे पास टोटल 4 प्रोसीजर होंगे। ये कितने? 4 स्टेप्स। कितने? 4 स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। कितने स्टेप्स पर? 4 स्टेप्स पर। 4 स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। ये बच्चे आपके पास 4 स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। ये देखिएगा, फर्ज कर लें ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ ये साइक्लिक मैनर में है, इसको साइक्लिक तौर पर हम लोग देखेंगे। जो बच्चे आपके पास हमारे पास सबसे पहले वाला जो स्टेप है, ये देखिएगा, ये आपके पास वॉल्यूम 1 है। ये बच्चे आपके पास वॉल्यूम 2 होगा, वॉल्यूम 3 होगा और ये आपके पास बच्चे वॉल्यूम 4 होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ से ए से लेकर बी, बी से सी से लेकर डी और डी से लेकर दोबारा ए, क्योंकि हम लोगों ने एक साइकिल परफॉर्मेंस करवानी है तो हम लोग कोई भी 4 पॉइंट्स को एक साइक्लिक मैनर्स में यहाँ पर ड्रॉप आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग उसको साइक्लिक मैनर्स में चेक करेंगे। फर्ज करें हम लोग जो है ना ए से बी तक का जो है ना वो इसका
देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा आपका वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से जाना जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आपका जो पहला प्रोसीजर है या प्रोसेस नंबर 1 है बुक पे, उसको आप लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम दे सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। याद रहे बच्चे कि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट करना है किसी भी चीज को, तो वहां पर जो हेडिंग्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपने हेडिंग्स दे दे के वहां पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों का साइक्लिक प्रोसीजर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है आपके पास जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी। क्या करेगी, एक्सपेंशन है ना, तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ये देखिएगा यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक का जो हमारा फासला है, वहां तक जो हमारे पास गैस है वो एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड कैसे करेगी, आप लोगों को एक सिलेंडर की मदद से मैं बताता हूँ। ये देखिएगा आपके पास ये एक सिलेंडर है, क्या है, ये एक सिलेंडर है। कोई भी गैस जब एक्सपैंड करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, अगर तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट तो वो एक्सपैंड नहीं करेगी, लेकिन जब उसको टेम्परेचर गिवन किया जाएगा तो बच्चे उसकी जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और हम लोग कहेंगे कि आपके पास जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही है। किस हिसाब से, आइसोथर्मल, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर के हवाले से हम लोगों ने एक मफरूजा पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, गैस को हम लोग एक्सपैंड करवाएंगे आइसोथर्मली, इज अलाउड टू एक्सपैंड एट टेम्परेचर T1, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1 बाय गेटिंग हीट एनर्जी Q1 फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। HTR से हम लोग एनर्जी को हासिल करेंगे और यहाँ पर प्रोसीजर को डन करवाएंगे। और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस है आप लोगों का ए से बी का कर्व, कहां से लेकर कहां तक है प्रोसेस, ए से लेकर बी तक जो आपके पास कर्व है, इसको हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। अब दूसरा सिस्टम जो हमारे पास कन्वर्ट होगा उसको बच्चे हम लोग एडियाबैटिकली एक्सपेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन कहेंगे। इस दौरान आप लोगों को पता है एडियाबैटिकली एक्सपेंशन में एडियाबैटिक का मतलब ही क्या है, आप लोगों को दूसरे प्रोसीजर का मतलब तो मैं बता दूंगा, शायद आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है अगर आप लोगों ने लेक्चर सारे लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो बच्चे आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई भी चीज यानी ना तो हीट एंटर करती है ना ही हीट लीव करती है, जस्ट प्रेशर को अप डाउन करके वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वर्क करवाया जाता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, गैस इज अगेन अलाउड टू एक्सपैंड, लेकिन इस दफा एक्सपैंड किस हिसाब से कर रही है, एडियाबैटिकली। नाउ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली, बट टेम्परेचर ड्रॉप्स, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया प्रेशर को कम या ज्यादा करके हम लोग वहां पर वर्क डन करवा लेंगे, लेकिन वहां पर किसी भी किस्म की हीट एंटर ना होगी और ना ही हीट खारिज होगी, क्योंकि उस दौरान हमारे पास जो बेस कंडक्टिंग है वो भी इंसुलेटर होती है, गैस के जो मूविंग पिस्टन्स है वो भी हमारे पास इंसुलेटिंग के तौर पर बिहेव करते हैं। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या कर पाए, टेम्परेचर ड्रॉप्स T2, टेम्परेचर ड्रॉप, पहले हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कौन सा था, हमारे पास जो पहला टेम्परेचर वो T1 था, अब एडियाबैटिकली एक्सपेंशन है, टेम्परेचर ड्रॉप्स हो जाएगा T2। तो हमारे पास जो कर्व होगा कहां से लेकर कहां तक, BC का कर्व, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास कौन सा कर्व है, फिर आपके पास बचे BC वाला, जहां पर हमारे पास एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होगी। अब इसका तीसरा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, A से लेकर B तक 1, B से लेकर C तक 2, C से लेकर D तक इसका 3। देखिएगा यहां पर क्या होगा, अब हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, क्या होगी, तीसरा जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी CD वाला जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों।
आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये होगा जो हमारे पास इसका गैस का कंपोजिंग होगा वो बच्चे कंप्रेस हो जाएगा आइसोथर्मली। क्या हो जाएगा? आइसोथर्मली हमारे पास यहां पर कंपोज हो जाएगा। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट T2 रिजेक्ट। अब ये हीट को रिजेक्टिंग द हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर। बच्चे आप लोग इसको कोल्ड रेजरवायर भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर के तौर पर भी जान सकते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है आपके पास वो क्या शो कर रहा है? C और D का। किसका शो कर रहा है? C और D का। 4 प्रोसीजर हमारे पास पढ़ने। चौथा जो आपके पास प्रोसीजर है बच्चे वो है आप लोगों का एडियाबैटिकली कंप्रेशन। क्या है? वो है आप लोगों का एडियाबैटिकली कंप्रेशन। जो आपका एडियाबैटिकली कंप्रेशन होगा उसमें क्या होगा? एडियाबैटिकली कंप्रेशन। जो चौथे वाला आपका प्रोसीजर वो एडियाबैटिकल कंप्रेशन यानी DA। ये कंप्रेशन जो होगी ये आपके पास दरअसल इस चीज को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगी जो आप लोग यहाँ पर लॉस कर चुके हुए थे। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोसीजर डन करवाए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस यहाँ पर चले। जब हमने एडियाबैटिकल कंप्रेशन करवानी है इसमें दोबारा से क्या होना है? गैस इज अलाउड टू कंप्रेस। गैस कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होने के बाद क्या होगा? गैस इज अलाउड टू कंप्रेस टू रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट। इसकी इनिशियल स्टेट गेट करने के लिए एट टेम्परेचर T1। एट टेम्परेचर T1 पर ये दोबारा से क्या करेगा? अपनी इनिशियल स्टेट डन करवा लेगा। तो बच्चे जो इसका ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा वो फिर क्या हो जाएगा? वो बच्चे आपके पास 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने इसके 4 प्रोसीजर देखे हैं। उसमें हमारे पास जो साइक्लिक प्रोसीजर वो दोबारा से घुमा कर एक ही प्रोसीजर पर आ गया। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म क्या है इसकी? वी नो दैट द प्रोसीजर इज अ साइक्लिक। द प्रोसेस इज अ साइक्लिक। आपके पास जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है। तो फिर क्या होगा? जो प्रोसेस है बच्चे वो साइक्लिक प्रोसेस है। सो डेल U इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा बच्चों वो क्या होगा? हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा तो बच्चे ये आपके पास जो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो बच्चे आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा उसके हिसाब से देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था आपके पास? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास 0 है। टोटल जो हीट है वो वर्क डन करने में आपके पास सर्व होगी। लिहाजा यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसीजर और साइक्लिक प्रोसीजर में हमारे पास ये चीज इस तरह से आ जाएगी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि W किसके बराबर था? Q1 माइनस Q2 के। तो यहाँ पर जो आपके पास Q टोटल Q होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? या W जो होगा वो किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2 के। अब हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि हमारे पास जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो क्या है। एज वी नो दैट जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये हीट क्या गेट कर रहा था? हीट इंजन गेट हीट Q1 हीट गेट कर रहा था फ्रॉम HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एट T1 से। तो फिर ये रिजेक्ट जो हीट कर रहा था वो क्या था? एंड रिजेक्ट इट इन Q2। और Q2 में ये बच्चों रिजेक्ट कर रहा था। तो उस लिहाज से जो इसकी रिजेक्शन थी वो किस मुताबिक लेके आई? फिर हमारे पास इसकी एफिशिएंसी का जो फार्मूला और इसको एफिशिएंसी को देन एफिशिएंसी जो बच्चे आपके पास एफिशिएंसी होगी उसको हम लोग ईटा से जाहिर करेंगे। ईटा का फार्मूला फिर हमारे पास क्या बनेगा? ईटा इज इक्वल टू वर्क
डिवाइडेड बाय इनपुट, जो हीट एनर्जी आपने इनपुट की थी वो, यानी कि आपके पास क्या है Q1 कह लें, और वर्क W किसके बराबर आया था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा W है आपका Q1 माइनस Q2 के, तो ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ओवर Q1, मैंने इनको अलग-अलग करके लिख लिया है, तो ये कैंसर, तो आपके पास जो ईटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1 माइनस Q2 ओवर Q1, दैट्स विल बी द नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ द गार्नेट थ्योरम। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द एफिशिएंसी इन द परसेंटेज वैल्यू, तो फिर हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी इन परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, हम लोग ईटा की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज वाला हिस्सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज वाला हिस्सा आ जाएगा। मजीद हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। इसके रिजल्ट के मुताबिक हमारे पास कोई भी इंजन एफिशिएंसी के हवाले से, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तब जब वो एफिशिएंसी इसकी 100% कब होगी, क्वेश्चन है आपके पास, ये तब होगी जब Q2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये देखें Q2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो जो आपके पास ईटा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, किसके बराबर, 1 के बराबर। हेंस वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं व्हेन Q2 इज इक्वल टू 0 देन एफिशिएंसी विल बी द 1, एफिशिएंसी विल बी 1 और 100%। जब Q2 यानी कि जो सेकंड लो टेम्परेचर रेजर्वायर 0 होगा, मतलब लो टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिंक कोई भी नहीं है, कोल्ड टेम्परेचर रेजर्वायर कोई भी नहीं है, तो आपके पास जो बच्चे इसकी एफिशिएंसी होगी वो 100% एफिशिएंसी होगी। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज it is a cyclic process, it is a cycle process, so its efficiency is not 100% और 1। हम लोगों ने इस चीज को बाकायदा तौर पर कंफर्म भी किया और इसको प्रूफ भी किया कि किसी भी कारण, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% उस वक्त हो सकती है जब तक वहां पर कोई भी किसी किस्म का जो लो टेम्परेचर रेजर्वायर है या जो आपके पास दूसरा लो टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर रेजर्वायर है वो ना हो। तो जब सिंक ही नहीं होगा तो हमारे पास जो रिजेक्टेड हीट है जो जाया हो रही है वो कहाँ पर जाएगी, क्वेश्चन तो ये बनता है। तो लिहाजा ऐसा सिस्टम ऑब्टेन करना और इजाद करना हमारे बस में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज को देखा है कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आपके पास जो हीट टेम्परेचर है वो केल्विन, मतलब जो Q1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन T1 है, जो Q2 है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन T2 है। तो हमारे पास यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर का जो यूनिट है वो एक्चुअली में केल्विन है। मैं तो जो यहाँ पर हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट बनेगी या केल्विन थ्योरम बनेगा वो क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। जो हमारे पास केल्विन थ्योरम होगा वो इस तरह से होगा 1 माइनस T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज आ रही है, हमारे पास जो सबसे पहले चीज आ रही है वो है आपके पास T2 माइनस T1 की, जो हम लोगों ने Q2 ओवर Q1 के इक्वल रेक्ट कर लिया। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका ईटा का दूसरा केल्विन थ्योरम के हिसाब से बनेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस T2 ओवर T1। ये बच्चे आपके पास केल्विन थ्योरम और केल्विन स्टेटमेंट को डिफाइन करेगा। और अगर इसकी परसेंटेज मालूम करनी है तो वो भी आप लोगों को पता है कि ईटा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बच्चे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज इस्तेमाल होने, इनको आप लोगों ने याद दहानी के तौर पर रखना है। अब हमारा जो लास्ट वाला हिस्सा वो है इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में हम लोगों ने चीजें कॉमनली देखी हैं कि हमारे पास कोई भी इंजन 100% तौर पर वर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता इसका जो टेम्परेचर है वो मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि कार्नेट जो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट इंजन है वो आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दी
efficiency of Carnot's engine depends upon the temperature of HTR high temperature reservoir and LTR low temperature reservoir। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ग्रेटर दी temperature difference greater will be the efficiency। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी एफिशिएंसी ज्यादा, ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी बट नॉट 100%, लेकिन ना तो 1 होगी या 100% नहीं होगी। लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि दो टेम्परेचर्स में इंजन को ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से जो दूसरा टेम्परेचर है इसको किसी भी तरीके से जीरो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो है इसकी रेशो अब्जॉर्बिंग की और रिजेक्टिंग की वो सेम है, तो इनके वर्किंग सब्सटेंस किसी भी तरह से इसकी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। कार्नेट इंजन की जो वर्किंग है वो वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है। फॉर एनी वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द कार्नेट इंजन यानी Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज सेम एज, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि इसकी रिजेक्ट वाला हीट वाला पोर्शन मतलब रिजेक्ट और इसकी ऑब्जॉर्बिंग जो है वो सारी की सारी क्या है, सेम है, सेम रेशियो है। तो लिहाजा यहाँ पर जो इसकी वर्किंग सब्सटेंस होगा वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। लिहाजा हम लोग कह सकते हैं नो वन इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कैन बी द कार्नेट इंजन। सो इसका जो कार्नेट थ्योरम हमारे पास बनेगा वो इस तरह से भी बन सकता है कि जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो किसी भी गैस के वर्किंग सब्सटेंस से बिल्कुल आजाद होती है। तो कार्नेट थ्योरम क्या होगा, थ्योरम देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट थ्योरम, द efficiency of the efficiency of Carnot engine is independent of working substance operating between T2 over T1 or T1 and T2। यानी कि efficiency of Carnot engine is independent of the working substance that will be the operating between the temperature T1 and T2। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का ला कार्नेट थ्योरम ऑफ कार्नेट इंजन, जिसमें आप लोगों ने देखा कि साइक्लिक प्रोसीजर में किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा हो तो सकती है लेकिन ये 100% नहीं हो सकती, ये केल्विन स्टेट के भी अकॉर्डेंट नहीं होगी, खिलाफवर्जी करेगा। तो लिहाजा जो हमारे पास लास्ट पर इसका थ्योरम आया था उसमें भी हम लोगों ने ये चीज देखी कि जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो वर्किंग यानी कि गैस के पिस्टन्स की वर्किंग से इंडिपेंडेंट होगी, ज्यादा ना होगी अगर वो फिक्स टेम्परेचर T1 और T2 पर ऑपरेट किए जा रहे हैं। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।